हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 43 नंबर की वीडियो है और आज हम अपने सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हम 28 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और यदि बात की जाए हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो हेपेटाइटिस को लेकर जागरूकता पैदा करना लोगों में, ताकि वे सही समय पर इसका टीकाकरण करवाएं और इससे स्वयं को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। और हेपेटाइटिस दिवस की शुरुआत 2010 से होती है और इसमें एक तथ्य ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर बारूक ब्लमबर्ग थे जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इन्हीं का जन्मदिन 28 जुलाई को होता है। इस वजह से हम प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और 28 जुलाई को ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, बसवराज बोम्मई के बारे में जानते हैं। ये अभी हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं और इन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। जैसे कि आपको पता है, मैंने बता रखा है, वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल ने थावरचंद गहलोत, इन्होंने बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। और अभी 26 जुलाई को ही जो यहाँ के पूर्व सीएम थे BS येदियुरप्पा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के विषय में मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पर BS येदियुरप्पा के द्वारा ही जो कर्नाटक बाइक टैक्सी योजना थी इसकी शुरुआत भी की गई थी, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर नियुक्त की बात हुई है तो कुछ अन्य नियुक्तियों के बारे में जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। और नेपाल के प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देउबा, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद पेस्ट्रो कैडिलो, ये बने पेरू के नए राष्ट्रपति। यदि पेरू की बात की जाए तो इसकी राजधानी है लीमा। और अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए सुरेश एन पटेल। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए इब्राहिम राइसी और ये ईरान के 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब जानते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। इनको भी हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो बान की मून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में आचरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बेड बैंक के पहले CEO के तौर पर नियुक्त हुए पद्म कुमार मंगलम नायर। इनका नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बेड बैंक के पहले CEO हैं। और वहीं फेडरल बैंक के फेडरल बैंक के MD और CEO के तौर पर नियुक्त हुए हैं श्याम श्रीनिवासन। तो इन सब का आप नाम ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि जयपुर में एक खादी प्राकृतिक ब्रांड की शुरुआत होती है, जिसमें खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नितिन गडकरी को, और इन्हीं के द्वारा ही इनकी शुरुआत होती है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते देवा ऋण योजना, तो ये कहाँ पर शुरुआत हुई है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिल सके और जो मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देवा ऋण योजना की शुरुआत हुई है। अन्य योजनाओं की बात की जाए यदि, तो अंकुर योजना भी मध्य प्रदेश की है। जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश से ही होती है और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान भी मध्य प्रदेश का है, तो इन योजनाओं को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, चेरापूंजी को पहले सोहरा नाम से जाना जाता था और ये जो ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान है ये चलाया जाएगा मेघालय प्लस असम राइफल्स के द्वारा। और इस अभियान में एक नारा दिया गया है एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका उद्देश्य है जो सोहरा चेरापूंजी है इसको हरा भरा बनाना
और यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाना। इसके लिए अमित शाह के द्वारा ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं और इसके साथ ही अभी केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल है उसमें एक बृहद विस्तार के बाद एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था, जो सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया था। और पहले सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह ही नियुक्त हुए हैं। तो वर्तमान में इनके अंडर में 2 मंत्रालय हैं, पहला है गृह मंत्रालय और दूसरा है सहकारिता मंत्रालय। अगला देखते हैं, INS तलवार ये भारतीय नौसेना का एक जहाज है जो अभी कटलेक्स एक्सप्रेस अभ्यास 2021 में भाग लेगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इंद्र अभ्यास के बारे में बताया था, जो 15 अगस्त 2021 को आयोजित होगा। और ये इंद्र अभ्यास भारत और रूस के मध्य में होता है। और यदि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो ये भारत और USA के बीच होता है। वहीं संप्रीति युद्ध अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अगला देखते हैं, हाल ही में नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये नंदू नाटेकर कौन थे? तो ये भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके साथ ही ये भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीता था। अगला देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट को 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, जो फिच रेटिंग्स है इसने भारत की GDP विकास दर में सुधार बताते हुए अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 12.8% GDP जो रेट था उसको बताया था। और इससे पहले ही इस अवधि के लिए इसने 11% बताया था, परंतु अब बढ़ाकर इसने 12.8% बताया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि फिच रेटिंग्स ने 12.8% बताया है और जो IMF है इसने भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है इसको 9.5% बताया है। तो इन दोनों में अंतर आप स्पष्ट रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली का नया आयुक्त बनाया गया है। तो ये कौन है? राकेश अस्थाना। इसमें इनका नाम ध्यान रखिएगा, राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया आयुक्त बनाया गया है। गुजरात की बात हुई है तो यहाँ पर सबसे बड़े सौर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और अभी गुजरात का ये जो कुनरिया गांव है यहाँ पर पहली बार पालिका पंचायत का आयोजन हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और अभी यूनेस्को के द्वारा गुजरात के हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। और इसी प्रकार धौलावीरा 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। और यदि 39वें विश्व धरोहर स्थल की बात की जाए तो यह तेलंगाना स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को बनाया गया है। गुजरात की बात हुई है तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अभी कुछ दिन पहले ही जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इनके द्वारा जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया था, ये भी मैंने आपको बता रखा है। अगला देखते हैं, प्रियंका मोहिते ये नेपाल की जो चोटी है माउंट अन्नपूर्णा इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रियंका मोहिते सतारा महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं। और यदि बात की जाए माउंट अन्नपूर्णा की तो ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,091 मीटर है। और यदि बात की जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो ये माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई वर्तमान में 8848.86 मीटर है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और यदि माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बर्फ की देवी। और यदि म्यांमार में पूछा जाए कि इसका कुछ अंश म्यांमार में भी है, म्यांमार में माउंट एवरेस्ट को अराकाम योनमा के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की 2019 की सर्वे रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार भारत कृषि निर्यातकों में 10वें स्थान पर रहा है।
तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टेशन है इसमें भारत का 10वां स्थान रहा है। और यदि बात की जाए विश्व व्यापार संगठन की तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 को होती है। और यदि इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये जेनेवा में स्थित है। और इसके विषय में एक तथ्य आप और ध्यान रखिएगा कि WTO की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं नागोजी ओंकाजो इवेला। ये महत्वपूर्ण है। और अभी पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के WTO में 3 साल के कार्यकाल के लिए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आशीष चांदोकर को नियुक्त किया गया था। इधर मैंने आपको बता रखा है इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1995 और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नासिर कमल को। अगला है बॉटम द्वीप, ये चर्चा में क्यों है हाल ही में, तो ध्यान रखिएगा ये इंडोनेशिया स्थित द्वीप है जहां दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म बनने का काम सिंगापुर की कंपनी सनसीप ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर फॉर्म का निर्माण सिंगापुर में हो रहा है। तो जो बॉटम द्वीप है यहीं पर इसका निर्माण का कार्य किया जाएगा सिंगापुर की कंपनी सनसीप के द्वारा। और यदि बात की जाए भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ स्थापित होगा, तो ये तेलंगाना में होगा। और सौर ऊर्जा पार्क की बात की जाए कि देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क ये स्थापित होगा गुजरात में। अगला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी यूनेस्को के द्वारा हाल ही में 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह किया गया है तेलंगाना स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को, जिसे हम रामप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचित किया गया है धौलावीरा को, जो गुजरात का हड़प्पाकालीन शहर है। और अभी कुछ दिन पहले ही यूनेस्को के द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 2 शहर ओरछा व ग्वालियर को भी चुना गया है। यदि वर्तमान में बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल भी अभी यहाँ पर हाल ही में नियुक्त हुए हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और यूनेस्को के द्वारा ही जो लिवरपूल सिटी है इंग्लैंड की, इसको विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। और यदि यूनेस्को के मुख्यालय की बात की जाए तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला देखते हैं यूटो होरिगोमे, ये कौन है, तो इन्होंने स्केटिंग बोर्ड में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यदि बात की जाए ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये जापान से संबंध रखते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्केटिंग बोर्ड में अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है पुरुष वर्ग में। और यदि महिला वर्ग की बात की जाए तो जापान की निशिया मोमजी, जो मात्र 13 वर्ष की है, इन्होंने स्केटिंग बोर्ड में स्वर्ण पदक जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक की बात हुई है तो ये शुरू हुए थे 23 जुलाई से। और इसमें पहले ही दिन जो अपने भारत की मीराबाई चानू है, इन्होंने भारोत्तोलन में 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता है। और यदि बात की जाए भारोत्तोलन में स्वर्ण किसने जीता है, तो चीन की जी हुई हाउ ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड जीत लिया है, जो कि चाइना की हैं। हालांकि इन पर डोप टेस्ट वाला मामला चल रहा है। अगर वो सिद्ध हो जाता है तो ये जो मीराबाई चानू है इनको गोल्ड मिल जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही टोक्यो ओलंपिक में ही महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जो चीन की यांग कियान है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और इसी प्रकार टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला भी ये बन गई थी। तो इसमें यांग कियान का नाम आप ध्यान रखिएगा। अब स्पोर्ट्स की बात हुई है तो इसके कुछ तथ्य जान लेते हैं जो हम पहले आपको बता चुके हैं। मैंने आपको बताया था प्रमोद भगत के बारे में, जो कि एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें वर्ष 2019 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। और कोविड-19 के चलते जो यह सम्मान है इसको देने में देरी हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये 2019 का है।
और उसके बाद मैंने आपको बताया था विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में, जो हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी। इसमें जो भारत की प्रिया मलिक हैं, इन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीत लिया था। और उसके पहले मैंने आपको बताया था AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर, इसमें पुरुष वर्ग में किसे चुना गया था, तो संदेश झिंगन को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। और वहीं यदि AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो ये चुना गया है नंगगोम बाला देवी को। तो इन दोनों का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हमने पढ़ा था ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। ये शुरू हुआ है पुरी में और इसको शुरू करने वाला पुरी देश का पहला शहर बन गया है। इसकी शुरुआत उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य है जगन्नाथ धाम यानी पुरी आने वाले पर्यटकों के लिए हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला जल प्रदान करना। अगला है असम के मुख्यमंत्री द्वारा मोंडेर डिसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। फिर हमने पढ़ा था आशीष सर्राफ के बारे में, जिन्हें फ्रांसीसी रक्षा और एयरोस्पेस समूह थेल्स ने भारत के उपाध्यक्ष देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला है चेकमेट नाम का एक फाइटर प्लेन लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था गोल्डन राइस के बारे में, जिसको व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी देने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है। गोल्डन राइस ये आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल होते हैं। और वहीं मैंने आपको बताया था कि आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर के पौधे भी असम में लगाए गए पहली बार, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और जो चीन का मोंग फ्रूट है, इसकी खेती सर्वप्रथम भारत में कहाँ शुरू हुई है, तो ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश। इसका लक्ष्य क्या है, तो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। यानी कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार कोई नीति बनाती है तो उसमें जनता की राय ले सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और अभी उत्तर प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी भी लॉन्च की गई है। और मैंने आपको ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के बारे में बताया था। ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र होगा, जो उत्तर प्रदेश में ही मथुरा तेल रिफाइनरी में स्थापित होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।